हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। सर हम लोग तो चंगे हैं, आप कैसे हैं? हम भी इधर चंगे मंगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ट्रांसफर प्राइसिंग की लेक्चर नंबर 2। लास्ट सेशन मैंने केवल ओवरव्यू दिया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था। द मेन ऑब्जेक्ट वाज to make you understand about the transfer pricing. That's it. That was the main purpose of our lecture number 1. Now today we will go ahead and will try to discuss each and every point in a minute way according to the law. हमने आपको अगर लास्ट सेशन में there was some section reference I have given to you, this one, और मैंने कहा था we are needed to do the study of these sections under this particular chapter, transfer pricing. The first one is computation of income from international transaction having regard to ALP. ALP का मतलब arm's length price. Second, section 92A, meaning of associate enterprise and meaning of international transaction 92B. 92C बताया था computation of ALP, इसके कुछ methods बताए गए हैं, we'll see later on. Methods हैं reference to TPO 92CA, 92CB power of board to make safe harbor rules, रीजन बताया था क्या है. 92CC एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, 92CD effects of advance pricing agreement, 92CE secondary adjustment in certain cases in ALP, and 92D maintenance of accounts, 92E report from an accountant, and 92F definition of certain terms related to ALP. आज हम लोग जब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ये पहला सेक्शन जो है ट्रांसफर प्राइसिंग, हम इसके बारे में बात करेंगे. और अगर विश्वास मानो तो वी आर गोइंग टू डू नथिंग बट दिस इज द रिवीजन ऑफ योर लास्ट सेशन. ये हम लोगों ने देखा था. ये देखो, द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड. ये सारी चीजें देखी थी ना 6 पॉइंट तक. हाँ सर देख ली थी और इंट्रोडक्टरी में ही समझ में आ गई थी. ये देखो सेम चीज कॉपी एंड पेस्ट है. वी आर गोइंग टू डू नथिंग विद दिस सेक्शन. हम लोग को कुछ भी नया नहीं करना इस सेक्शन में, लेकिन चूंकि मैंने कहा था हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. जरा देखते हैं क्या होता है ट्रांसफर प्राइसिंग. हम जो यहाँ बात कर रहे हैं ना, बेसिकली नॉन रेजिडेंट्स की बात कर रहे हैं. मींस जो एमएनसीज होती हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज होती हैं, जो कई कंट्रीज में अपना बिजनेस स्प्रेड ऑन कर चुकी होती हैं, और वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल खरीदना, बेचना, सर्विसेज देना लेना, इस तरह का उनका आपस में ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम चलता है. अब चाहे वो लोग अपनी सब्सिडरी करें या अपनी ही ब्रांच या अपनी ही डिवीजन, अपनी ही अंडरटेकिंग या किसी में इन्वेस्ट करके काम करें जिसपे उनका कंट्रोल हो, जिसमें उनका कैपिटल लगा हो, जिसमें उनका मैनेजमेंट शामिल हो. क्लियर है? तो हम क्या कहते हैं कि भाई आप दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हो. इंडिया में भी आपका बिजनेस रन हो रहा है और अमेरिका में भी हो रहा है, बट समहाउ यू आर रिलेटेड विद अदर वन, even though it seems that this one is different identity and this one has different identity. Both of these two companies are separately registered in their countries, but somehow they are related with each other. कैसे? सब्सिडरी बना दो. अगर मेरी ब्रांच नहीं है, मेरी ऑफिस नहीं है, मेरा अंडरटेकिंग नहीं है, डिवीजन नहीं है, यूनिट नहीं है, तो हो सकता है एक मैंने सब्सिडरी वहां बना दी उस कंट्री में, या किसी कंपनी को मैंने सब्सिडरी बना लिया एग्जिस्टिंग कंपनी को, या मैं उसके डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता हूं, मैनेजमेंट को कंट्रोल करता हूं, कैपिटल पर कंट्रोल है. इस तरह से कंट्रोल हो सकता है. या फिर हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट हो रखा हो, या हम दोनों इस तरह से रिलेटेड हैं कि मैं जो माल बेचूंगा उधर बेचूंगा, या मैं जो माल खरीदूंगा उधर से ही खरीदूंगा. इस तरह का भी कोई आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है नहीं हो सकता. अच्छा, ये भी तो हो सकता है जो उसका पेटेंट है केवल मैं ही यूज करूंगा, और जो मेरा पेटेंट है या तो केवल वही यूज करेगा. तो कहीं ना कहीं हम दोनों रिलेटेड हैं और एक दूसरे के बिजनेस को अफेक्टेड कर रहे हैं. आप क्या समझते हैं कि जब इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, मान लेते हैं परचेज सेल का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है या बिजनेस ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में हो रहा है, और ऑलरेडी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं इन एग्जांपल्स के थ्रू,
तो क्या वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आएगा, या हमको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर ये रिलेटेड नहीं होते, अगर ये दोनों रिलेटेड नहीं होते तो क्या हमारी वैल्यू ट्रांजैक्शन की वही होती जब रिलेटेड होने पर है? अगर आपका जवाब है हां, तो कोई दिक्कत नहीं, द सेम प्राइस विल बी ट्रीटेड एज योर ट्रांसफर प्राइस, ट्रांजैक्शन वैल्यू, और यू कैन से आर्म्स लेंथ प्राइस. अदरवाइज इफ नो, then we are needed to do some adjustment in that price to make it arm's length price. Is it clear? अब आते हैं क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग की डेफिनेशन में. देयर मस्ट बी एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो है ना, मैंने कहा ना दो अलग अलग कंट्रीज में. ओके, दे मस्ट बी एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज. सच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शुड बी बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइज. मैंने वही तो बताया कि दो अलग अलग कंट्रीज में दो अलग अलग कंपनियां हैं, किसी भी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो उनके बीच में जो प्राइस होगा दैट वुड बी द फेयर प्राइस, वो फेयर प्राइस होगा. लेकिन अगर किसी भी तरह से वो एसोसिएटेड हैं, अब एसोसिएट एंटरप्राइज की जब बात आएगी तो हम लोग उसकी डेफिनेशन देखेंगे, और उस डेफिनेशन के बाद हम लोग फिर देखेंगे डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज, और उसमें 13 वेज हैं अलग अलग. कितने तरीके हैं? 13 अलग अलग तरीके हैं, जिसमें ये बताया कि अगर ये सिस्टम होगा तो भी ये लोग एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएंगे. वो देखा जाएगा. 13 तरीके हैं. तो सच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शुड बी बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइज. ठीक है, तो पहला होना चाहिए कि हाँ, कि वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, और वो किनके बीच में है? एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में है. ठीक है, जिसमें से एक या दोनों नॉन रेसिडेंट हो, तभी ये सिस्टम लगेगा. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, कोई नॉन रेसिडेंट नहीं है, नहीं लगेगा. एटलीस्ट वन पर्सन या एक पार्टी आपकी नॉन रेसिडेंट होनी चाहिए, दोनों पार्टी नॉन रेसिडेंट होनी चाहिए. सच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शुड बी इन द नेचर ऑफ, मैंने आपको बताया था, परचेज का हो, सेल का हो, एक्सचेंज का हो, सर्विस को रेंडर करने से रिलेटेड हो, एसेट को यूज करने से रिलेटेड हो, लीज से रिलेटेड हो, रेंटल से रिलेटेड हो, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को का राइट यूज करने से रिलेटेड हो, एक्सपेंसेस का एलोकेशन करने से रिलेटेड हो, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करने से रिलेटेड हो, वॉट एवर द केस इट इज. सारे तरह के ट्रांजेक्शन कवर किए गए हैं, सारे तरह के ट्रांजेक्शन कवर किए गए. और इन ट्रांजेक्शन्स को देख कर केवल ये नहीं कि इसका यूज यहीं पर खत्म होगा, ना ना ना, आगे चलकर हम लोग डेफिनेशन ऑफ एंटरप्राइज पढ़ेंगे. एंटरप्राइज का मतलब क्या है? अगर आपने, मैंने कहा ये डेफिनेशन ढंग से पढ़ ली ना, कौन सी डेफिनेशन? ये वाली 92 ढंग से पढ़ लिया ना, आपका काफी हद तक आगे का टेंशन खत्म होने जा रहा है. आपको ना जब मैं एंटरप्राइज पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं आपको ट्रांसफर प्राइसिंग की डेफिनेशन बता रहा हूँ, डेफिनेशन कर रहा हूँ, सेक्शन 92 में आपको पढ़ा रहा हूँ. आपको ऐसा लगेगा, इट सीम्स टू बी दैट आई एम जस्ट गोइंग टू रीकोट इट अगेन, बट यस, एट दैट टाइम वी विल बी डिफाइनिंग एंटरप्राइज डेफिनेशन. सोचो, तो आपको एंटरप्राइज की डेफिनेशन के लिए इन्हीं सेंटेंसेस पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, देखा जाएगा. तो फिलहाल मैंने कहा कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होना चाहिए, एक या दोनों पार्टीज नॉन रेसिडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक पार्टी आपकी नॉन रेसिडेंट होनी चाहिए. और ये किससे रिलेटेड होना चाहिए ट्रांजैक्शन? परचेज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, लीज से रिलेटेड, रेंटल से रिलेटेड, डिस्पोजल ऑफ एसेट से रिलेटेड, यूजेज ऑफ एसेट से रिलेटेड, इनटेंजिबल एसेट के राइट और प्रॉपर्टीज को यूज करने से रिलेटेड, एलोकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर उससे रिलेटेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सर्विसेज रेंडर से रिलेटेड, लोन देने या लेने से रिलेटेड बिल्कुल होता है. ये सारी चीजें आपकी कवर्ड है. इंपॉर्टेंट, सच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मस्ट बी डन एट आर्म्स लेंथ प्राइस. अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसफर प्राइसिंग. ट्रांसफर प्राइसिंग कहता है कि ऐसा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पर होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है, आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं है, तो इसका रिक्वायरमेंट होगा कि हम उसको आर्म्स लेंथ प्राइस पर ले आए. तो ठीक है, हम तो शुरू से ही वही बार बार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो दिक्कत कितने है? दिक्कत कितने है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है. हम तो यही चैप्टर ही पढ़ने जा रहे हैं कि ये चैप्टर आया ही इसीलिए कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में एक या सारी पार्टीज आपकी नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए, और परचेज सेल और इस तरह के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होनी चाहिए, जिसको आगे चलकर हम एंटरप्राइज का नाम देंगे. और अगर ये आर्म्स लेंथ प्राइस पर है तो बल्ले बल्ले नहीं है, तो ठल्ले ठल्ले हमको ELP का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. दैट्स इट.
जो हमने लास्ट टाइम जाते जाते आपको इंपॉर्टेंट वर्ड बताया था कि इस आर्म्स लेंथ प्राइस का एडजस्टमेंट करने के बाद किसी भी कीमत पर वो इनकम कम ना हो जाए जो एडजस्टमेंट करने के बाद हो। यानी एडजस्टमेंट करो, आर्म्स लेंथ प्राइस पर ले आओ, लेकिन बेटा इनकम कम ना हो। इनकम हमेशा इससे बढ़नी चाहिए। इसका अल्टीमेट इंपैक्ट क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग ऑफ इनकम। डिक्रीजिंग ऑफ इनकम या इंक्रीजिंग ऑफ लॉस इज नॉट परमिसिबल ड्यू टू द एडजस्टमेंट अंडर दिस चैप्टर। So the above adjustment should either result in an increase of income or decrease of loss. In other words, the adjustment should not have the effect of reducing the income or increasing the loss. जरा देखते हैं ये, ढंग से सुनते हैं। पहला केस है आपका ये, इनकम एज डिटरमाइंड बाय एसएससी। एसएससी ने कहा मेरी इनकम 100 है, ओके। एक्सपेंसेस क्लेम करता है एसएससी 70, यानी वो कहता है मेरी इनकम है ना 30 है। कौन कहता है? एसएससी कहता है मेरी इनकम कितनी है? 30। जबकि उसका जब एएलपी से एडजस्टमेंट किया गया तो इनकम आ गई 150, एक्सपेंडिचर आ गया 70, और उसकी एएलपी के यानी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस को ध्यान में रखो तो इनकम फाइनल होती है 80। तो बताओ किसको लेंगे? क्या हम ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर को यूज करेंगे या नहीं यूज करेंगे? यस, लग जाएगा टीपी। क्लियर? नेक्स्ट, हम कह रहे थे 70, 170 और 30 मेरी इनकम है, ये हम कह रहे थे। जबकि डिपार्टमेंट करता ना 90, 70 और 20। अब ये डिपार्टमेंट कह रहा है और किसी भी कंडीशन में आपकी इनकम कम नहीं हो सकती। ट्रांसफर प्राइसिंग को यूज करने के बाद पहले आपकी 30 थी, ट्रांसफर प्राइसिंग को यूज कर लिया तो 20 हो जाएगा। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा, आप ना इसी को यूज करिए, ये कर दीजिए नो। क्लियर? यानी हम लोग इसी को ही फाइनल करेंगे। 30 को था कितना? यहां -10 था और यहां -20 है। लॉस बढ़ नहीं सकता। नो मीन्स नो, बिग नो, नॉट स्मॉल नो, बिग नो नहीं होगा। यानी वी विल कंसीडर लॉस 10। ओके, लास्ट 730 था आपका, ये 10 था आपका ये। अब बताओ प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो रहा है? लॉस में। क्या पॉसिबल है? नो, बिग नो। हम इसी को ही यूज करेंगे। आपका आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा? बिल्कुल मैच कर रहा है। इज इट क्लियर? अब कोई दिक्कत? नको सर। ये था हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग सेक्शन 92। बहुत ही आसान था। फिर मेरे साथ जरा बोलो तो, फिर से बोल जरा जो तू बोला रे। सेक्शन 92 की कुछ कंडीशंस हैं ट्रांसफर प्राइसिंग की। पहला, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होना चाहिए, एक पार्टी या दोनों पार्टीज एटलीस्ट नॉन रेसिडेंट होनी चाहिए, कम से कम एक या दोनों इधर पार्टी। फोर्थ, मैंने बताया कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, परचेज का, सेल का, सर्विसेज का, बोरोइंग का, लेना देना, लोन का, परचेज या सेल, एसेट का यूज का, रेंटल का, डिस्पोजल का, एसेट्स का यूज, इंटेंजिबल एसेट के यूज का, इनकम और एक्सपेंडिचर के एलोकेशन का, कुछ भी हो सकता है। ये ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। और ये एएलपी तभी यूज किया जाएगा जब हमारी इनकम बढ़े ना कि कम हो। दैट्स इट। सारी चीजें डन डनाडन डन। अब नए पॉइंट पर आते हैं। 92A, एसोसिएट एंटरप्राइज। ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या? और आज हमारा सेशन केवल और केवल इनको पढ़ने में ही लग जाएगा। Means our today's session is 100% dedicated to associated enterprise. Associated enterprise are those which are owned or controlled by the same or common entity or person as per section itna associated enterprise refers to. ठीक है सर। वर्ड क्या बोला? ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सेम और कॉमन एंटिटी और पर्सन। तो आप भूल जाइए
मैं एंटिटी कभी बोलूंगा, कभी मैं पर्सन बोलूंगा, तो दोनों में से कुछ भी मैं बोल सकता हूं। ऑब्लिक भी दिया हुआ है। कंट्रोल्ड, ओन्ड और कंट्रोल्ड, ओन्ड और कंट्रोल्ड। तो ओन्ड और कंट्रोल्ड जो हो सकता है ना, उसके लिए कहा गया एन इंटरप्राइज विच पार्टिसिपेट। मैंने तीन ही वर्ड बीच में आपको बोला था, कंट्रोल मैनेजमेंट कैपिटल, कंट्रोल मैनेजमेंट कैपिटल, कंट्रोल कैपिटल मैनेजमेंट, कंट्रोल कैपिटल मैनेजमेंट, तीन चीजें बोली थी। पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वन और मोर इंटरमीडिएट, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैनेजमेंट वर्ड यूज किया गया है, कंट्रोल वर्ड यूज किया गया, कैपिटल, ये तीन की वर्ड्स हैं। जब भी आपके सामने एसोसिएटेड इंटरप्राइज वर्ड आए, इसकी बेसिक डेफिनेशन ये कहती है कि तीन पॉइंट कवर होने चाहिए, कंट्रोल, कैपिटल एंड मैनेजमेंट। वही तीन है, कंट्रोल, कैपिटल एंड मैनेजमेंट। अब मैं शुरू से बोलूं, सेक्शन 92A, बिल्कुल इत्मीनान से मैं फिर बोल रहा हूं, चूंकि ये चैप्टर बच्चों के दिमाग में ये रहता है बहुत टफ है, बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कहीं भी नहीं है कि ये चैप्टर टफ है। बस बशर्ते आपने शुरू के 1 2 3 लेक्चर्स ढंग से देख लिए, तो उसके बाद ये चैप्टर तो बिल्कुल अपने आप खत्म होते चला जाता है। आपको केवल कंसेप्ट सेट रखने हैं। और मैं एक बात बता दूं, जब हम अपने क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, तो एक ही क्वेश्चन पे 3 3 मेथड लग सकते हैं, एंड नो बडी कैन से इन अ डेफिनेट वे दैट दिस इज द प्रॉपर मेथड, नो वन कैन से। उस समय आपका रैशनल क्या बोलता है, आपका दिमाग क्या बोलता है। यहां तो एग्जाम में हमें क्लियर कर बोल दे कि ट्राई टू यूज दिस वन मेथड। If the question is silent about the method and in the same question we can apply two more methods, then yes, each and every method is okay, and it is of no use to apply all these 3 methods in the examination hall by having the limited time. ऐसा कोई टाइम ऑफर नहीं चलता कि एक पर 1 घंटा फ्री, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मेथड पर 1 घंटा फ्री, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। उस लिमिटेड टाइम कांस्टेंट में आपको मैक्सिमम देना है, तो आपको कॉमन सेंस अपना जनरेट करना पड़ेगा, ये खोलना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, एसोसिएटेड इंटरप्राइज। एसोसिएटेड इंटरप्राइज का मतलब क्या होता है कि ओन्ड और कंट्रोल। जाहिर सी बात है, मैं किसी दूसरे कंसर्न के साथ, मैं किसी दूसरे पर्सन के साथ, या कोई दूसरा पर्सन मैं पर्सन के साथ, दो आपस में पर्सन हो, दोनों एंटिटीज हो, दोनों पर्सन हो, एक पर्सन हो एक एंटिटी हो, एक एंटिटी हो एक पर्सन हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये वर्ड यूज किया है। Associated enterprises are those which are owned or controlled by the same or common entity or person, ऑब्लिक करके, एन एंटरप्राइज विच पार्टिसिपेट। अब प्रॉब्लम आती है, सर आपने एंटरप्राइज का मतलब नहीं बताया। मैंने तो थोड़ी देर पहले ही कहा था कि व्हेन वी विल गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ द एंटरप्राइज यू विल कम टू नो दैट ओनली दीज थिंग्स आर टू बी यूज्ड ओवर देयर। और जरा देखो, तो जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा, मैं वहां पर आपको डेफिनेशन बताऊंगा, ये मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज, एंड दिस एंटरप्राइज डेफिनेशन will give nothing to you new, all the things you have already done in the definition of the transfer pricing। तो हम आपको कुछ भी नया नहीं बताने चाह रहे यहाँ पर, वो देखा जाएगा। तो फिलहाल एंटरप्राइज का मतलब ये जान लो, जो परचेस करता है, जो सेल करता है, जो मैन्युफैक्चर करता है, जो सर्विसेज देता है, जो लेने और पैसा बोरोइंग, लेंडिंग एंड बोरोइंग का काम करता है, जो इनकम और एक्सपेंडिचर को एलोकेशन का काम करता है। आप ऐसे ही समझ लो, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एंटरप्राइज का नाम देंगे। इज इट क्लियर? तो कहता है एन इंटरप्राइज विच पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज इन मैनेजमेंट ऑफ द अदर इंटरप्राइज। अगर कोई एक इंटरप्राइज किसी दूसरी इंटरप्राइज में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अकेले या किसी के साथ मिल करके कंट्रोल मैनेजमेंट करता है दूसरे इंटरप्राइज का, कंट्रोल करता है दूसरे इंटरप्राइज का, कैपिटल में पार्टिसिपेशन करता है दूसरे इंटरप्राइज में, इसको हम कहते हैं एसोसिएटेड इंटरप्राइज। अब समझ में आया? फिर बोलूं, जहां पर कोई एंटरप्राइज पार्टिसिपेट करता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, अकेले या किसी के साथ मिलकर, किसी दूसरे इंटरप्राइज के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, कंट्रोल में पार्टिसिपेशन है या कैपिटल में पार्टिसिपेशन है, उसको हम कहेंगे एसोसिएटेड एंटरप्राइज।
अब वो पर्सन भी हो सकता है और कोई वो एंटिटी भी हो सकती है। गॉट इट। ए लिमिटेड डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बी लिमिटेड, बात खत्म। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कर रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। और तो और ए लिमिटेड बी लिमिटेड में पार्टिसिपेट कर रहा है और बी लिमिटेड सी लिमिटेड में पार्टिसिपेट कर रहा है। और मैंने यहां पर बोला था डायरेक्टली इंटरप्राइज में एसोसिएट पार्टिसिपेट करें या इनडायरेक्टली। तो ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, लेकिन ए का सी में इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, ए का सी में इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है। तो ये दोनों भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहलाएंगे। होप सो समझ में आया। ये दोनों भी आपके एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहलाएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इज इट क्लियर। सेकंड कहता है कि अगर एक या अधिक पर्सन, वन और मोर पर्सन, यहां क्या था, एन एंटरप्राइज विच पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज। इफ वन और मोर पर्सन पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज इन द मैनेजमेंट, कंट्रोल और कैपिटल ऑफ टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस। मैं फिर बोलूं, अगर कोई एक या अधिक पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या अकेले या किसी इंटरमीडियरीज के साथ मिल करके पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में दो डिफरेंट एंटरप्राइजेज में, मिस्टर ए कंट्रोल करता है बी ब्रदर्स में भी और वाई लिमिटेड में भी। इसका कंट्रोल है दोनों पर, इसका मैनेजमेंट है दोनों पर, इसकी कैपिटल लगी है दोनों में। तो ये दोनों भी कहलाएंगे आपके एसोसिएटेड एंटरप्राइज। दीज आर ऑलरेडी एसोसिएटेड डायरेक्टली बट दीज आर इनडायरेक्टली एसोसिएटेड, क्योंकि उन दोनों पर सेम पर्सन का कंट्रोल है, उन दोनों पर सेम पर्सन का कंट्रोल है, अकेले या किसी के साथ मिलकर के। इंपॉर्टेंट कॉल है। तो मिस्टर ए ने बी ब्रदर्स और वाई लिमिटेड दोनों पर कैपिटल का कंट्रोल है, कैपिटल लगाया हुआ है, मैनेजमेंट है या कंट्रोल है दोनों पर। तो वहां पर ये दोनों भी हमारे एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे। मिस्टर ए का ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों में कंट्रोल है। Both A Limited and B Limited are associated enterprise since they have a common person, Mr. A, who control both entities. Is it clear? पक्की बात है। अब सर मिस्टर ए कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, ठीक है तो उसको रहने दो, ये दोनों तो एंटरप्राइज एसोसिएटेड हो गए ना आपके, बात खत्म। हमें तो इन दोनों के ट्रांजेक्शन से मतलब है। अगर बी ब्रदर्स वाई लिमिटेड के साथ कोई ट्रांजेक्शन करता है, वाई लिमिटेड बी ब्रदर्स के साथ कोई ट्रांजेक्शन करता है, तो वो हमारा एसोसिएट एंटरप्राइज की कैटेगरी में आएगा, लेकिन बशर्ते दोनों में से एक एटलीस्ट नॉन रेसिडेंट हो। अभी तक हमने देखा कि एंटरप्राइज कंट्रोल करती हैं या कोई पर्सन कंट्रोल करता है, वो सब आ जाएगा इसमें। इन बी ब्रदर्स वाई लिमिटेड पर कंट्रोल करता, बी ब्रदर्स वाई लिमिटेड का मैनेजमेंट देखता, बी ब्रदर्स वाई लिमिटेड में कैपिटल लगाता, या वाइस वर्सा, तो वहां दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज होते। या कोई एक पर्सन मिस्टर ए अगर अकेले या किसी के साथ मिल करके बी ब्रदर्स और वाई लिमिटेड को कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट या कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो उस केस में भी ये दोनों एंटरप्राइज आपके एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहलाएंगे। होप सो समझ में आया। डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज, अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। 13 तरीके दिए हुए हैं, कितने थे? 13 सच टाइप ऑफ सिचुएशंस जिसमें हम लोग इनको डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज मान लेंगे। क्या मान लेंगे? डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज। फर्स्ट कहता है वन एंटरप्राइज होल्ड 26% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हर जगह वर्ड आएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हर जगह ये वर्ड आएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो इसको हम स्किप भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो कहता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द अदर एंटरप्राइज। तो अगर कोई एंटरप्राइज है, अगर कोई एंटरप्राइज है, मान लेते हैं ए लिमिटेड, वो बी लिमिटेड में 26% और मोर
वोटिंग पावर ले रखा है किसके पास है, ए लिमिटेड के पास है, तो उस केस में दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहलाए जाएंगे। एग्जाम्पल है ए लिमिटेड ने 33% बी लिमिटेड में होल्ड किया है, एसोसिएट एंटरप्राइज है, हाँ डायरेक्टली है। बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड में 40% होल्ड किया है, ओके। बी लिमिटेड ए लिमिटेड किस में होल्ड किया हुआ है, बी लिमिटेड में, और बी लिमिटेड ने किस में होल्ड किया हुआ है, सी लिमिटेड में। मान लेते हैं ये है 33% और बी ने सी में रखा हुआ है 40%, होना कितना चाहिए कम से कम 26%। तो इस केस में डायरेक्ट किसका है, ए और बी डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, डायरेक्ट एसोसिएटेड एंटरप्राइज, लेकिन ये दोनों आपके इनडायरेक्ट एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं। एटलीस्ट 26% और मोर वोटिंग पावर पर कंट्रोल होना, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर दोनों पर कोई कॉमन पर्सन वोटिंग पावर रखता है, ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, मिस्टर ए का कंट्रोल ए पर भी है, बी पर भी है, और 26% प्लस है, दोनों पर अलग अलग, तो कहा गया ये दोनों लोग आपके एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएंगे, क्योंकि दोनों में पैसा मिस्टर ए का लगा है। अगर आपको ए से थोड़ी एलर्जी है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मिस्टर जेड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ भी ए आ गया था ना, ए लिमिटेड। तो मैं कहता हूँ मिस्टर जेड का ए लिमिटेड में भी पैसा लगा है, कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, फिलहाल यहाँ पर 26% वोटिंग पावर है, उससे अधिक का ए लिमिटेड में और बी लिमिटेड में, तो वो भी यहाँ पर शामिल हो जाएगा। मिस्टर ए ने होल्ड किया 40% शेयर होल्डिंग वाई एक्स लिमिटेड में और वाई लिमिटेड में, हाँ या ना, where neither X limited has any holding in Y limited nor Y limited have any holding in the X limited। तो मिस्टर X का चूंकि डायरेक्ट होल्डिंग है दोनों पर 40% से अधिक या 40% है, तो 26% बेसिक कंडीशन क्या है, 26%, 26% से अधिक अगर होल्डिंग हो जाए तो वो एक तरह से एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। यहाँ दोनों का 40% है, तो ये डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन गया। मैंने अभी तक दो ही केस देखे जहां पर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज पर 26% से अधिक का वोटिंग पावर रखती है, या कोई एक पर्सन दो एंटरप्राइजेज में 26% से अधिक का वोटिंग पावर रखता है। फर्स्ट में मैंने कहा कोई एंटरप्राइज किसी दूसरे एंटरप्राइज में 26% से अधिक का वोटिंग पावर चाहे डायरेक्ट रखे चाहे इनडायरेक्ट रखे, वो आपस में डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहलाएंगे। सेकंड में मैंने कहा अगर कोई पर्सन या पर्सन्स किसी दो एंटरप्राइजेज में 26% या उससे अधिक का वोटिंग पावर रखते हैं, तो वो दोनों एंटरप्राइज जिनमें वो वोटिंग पावर रखता है 26% से अधिक, भले ही आपस में दोनों का कोई भी होल्डिंग ना हो, तो उसको हम एसोसिएट एंटरप्राइज बोलेंगे। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, वन एंटरप्राइज ने एडवांस दिया दूसरे को 51% और मोर, लोन दिया। एक एंटरप्राइज ने दूसरे एंटरप्राइज को लोन दिया, दूसरे एंटरप्राइज की जो एसेट्स है उसकी जितनी भी बुक वैल्यू है, वर्ड ध्यान में रखेंगे, जितनी भी बुक वैल्यू है उसका 51% या उससे अधिक का लोन दिया है दूसरे ने। अच्छा, ये वाई लिमिटेड है, इसका जो फिक्स्ड एसेट है, एसेट्स है, टोटल एसेट्स वो है 80, क्या बात है, और इसका 80 करोड़ से 42 करोड़ का लोन दिया है, लोन बाय एक्स लिमिटेड। अब देखो ना, 50% से अधिक है क्या, 51% से, हाँ सर 51% से अधिक है, 51% से अधिक है, हाँ। तो अगर 51% से अधिक है बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स का, टोटल एसेट्स का, इसलिए मैंने पहले फिक्स एसेट लिखा तो उसको काटकर मैंने एसेट लिख दिया, तो टोटल एसेट का अगर 51% से अधिक का किसी दूसरे कंसर्न ने लोन दिया तो इसका मतलब कंट्रोल है उसका मेरे ऊपर। 3 पॉइंट मैंने बताए, अगर दो एंटरप्राइजेस किसी एक एंटरप्राइज का दूसरे एंटरप्राइज में 26% या उससे अधिक का
वोटिंग पावर है तो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है तो भी अगर किसी पर्सन का दो एंटरप्राइजेस में कंट्रोल है 26% से अधिक के वोटिंग पावर का, तो वो दोनों एंटरप्राइज भले ही एक दूसरे से एसोसिएट ना हो, लेकिन एक बंदे का दोनों में कंट्रोल है 26% से अधिक के वोटिंग पावर का, तो ये दोनों भी हमारे एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएंगे। तीसरा मैंने बताया कि अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को एडवांस देता है और जो दूसरे एंटरप्राइज की टोटल एसेट्स की बुक वैल्यू का 51% से अधिक का एडवांस पहले वाले ने दिया है, तो भी ये दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएंगे। ओके, गारंटी। एक ने लोन ले रखा है, लेकिन जितना भी लोन ले रखा है उसके कम से कम 10% से अधिक का गारंटी दूसरे एंटरप्राइज ने दिया है। गारंटी कि अगर भैया ये फेल कर गया लोन देने में तो मैं हूं ना, अरे भैया ऐसा काहे का तू है रे, जाहिर सी बात है तुम दोनों के बीच में कोई ना कोई तो रिलेशनशिप है, तो हम इसको एसोसिएटेड एंटरप्राइज का नाम देंगे। यानी एक एंटरप्राइज ने लोन दिया, उसकी गारंटी कोई दूसरा एंटरप्राइज दे रहा है, तो जिसने लोन दिया है उसके कम से कम टोटल लोन का 10% की गारंटी या उससे अधिक 10% और मोर गारंटी पहला वाला अगर एंटरप्राइज देता है, तो भी ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहलाएंगे। पी इंक ने टोटल लोन लिया है इतना, अब इसके टोटल लोन का 20% गारंटी दिया है ए लिमिटेड ने, भैया आप एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो 10% से अधिक। ठीक है, अच्छा कितने पॉइंट्स कवर हो गए सर? पहला पॉइंट देखते हैं, जब एक इंटरप्राइज दूसरे इंटरप्राइज में डायरेक्ट कंट्रोल रखता है 26% और मोर का, या दूसरा एंटरप्राइज किसी तीसरे एंटरप्राइज पे कंट्रोल रखता है 26% और मोर का, तो ये डायरेक्टली एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो गए। लेकिन ये एंटरप्राइज 1 एंटरप्राइज 3 के बीच में भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहलाएंगे। तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी है। दूसरा मैंने कहा कि अगर कोई पर्सन या पर्सन्स हैं वो अलग अलग एंटरप्राइज में, एंटरप्राइज 1 एंड एंटरप्राइज 2 में 26% और मोर का वोटिंग पावर रखते हैं, 26% और मोर का वोटिंग पावर रखते हैं, तो भी हमारे ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहलाएंगे। इज इट क्लियर? भले ही E1 का E2 में कोई कंट्रोल ना हो। थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर किसी एंटरप्राइज की बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट है एंटरप्राइज नंबर 2 की और ये एंटरप्राइज नंबर 1 है, इस एंटरप्राइज नंबर 2 की जो बैलेंस शीट है उसकी टोटल एसेट्स का 51% और मोर एडवांस बाय E1 है। बात समझ में आई? 51% और मोर एडवांस बाय E1 है। तो अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो भी ये दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएंगे। मैंने कहा ये एंटरप्राइज नंबर 2 है और इसके में लोन जितना भी हो 50 करोड़ का है, इसका E1 ने 10% और मोर की गारंटी दे रखी है, तो ये आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएंगे। 4 पॉइंट मैंने बताए और चारों का सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड बाय अदर एंटरप्राइज। अगर किसी एंटरप्राइज के बोर्ड का अपॉइंटमेंट दूसरा कोई करता है, सर कितना, 1 या 2? हाफ से अधिक, हाफना नहीं है, हाफ से अधिक अगर अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स का कोई दूसरा एंटरप्राइज करता है, या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का एक भी अगर अपॉइंटमेंट कोई दूसरा एंटरप्राइज करे, एक एंटरप्राइज है, मैं एंटरप्राइज बी हूं, मेरे आधे से अधिक डायरेक्टर वो अपॉइंट करता है, तो भी हम एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो गए।
ये इंटरप्राइज है, मैं भी इंटरप्राइज हूं, मेरे एक मैनेजिंग या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का अपॉइंटमेंट एक या एक से अधिक ये करता है, तो भी हम दोनों लोग एसोसिएट इंटरप्राइज माने जाएंगे। तो कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट, ये इंटरप्राइज 1 है, ये इंटरप्राइज 2 है। अगर इसके 50% और मोर डायरेक्टर, कौन? डायरेक्टर। सर मोर देन 50% है या 50% से अधिक है? एक बार मैं भी देख लेता हूं दिक्कत क्या है। मोर देन है क्या? मोर देन हाफ, यानी 50% से अधिक, मोर देन 50%। डायरेक्टर अगर E2 का E1 अपॉइंट करे या 1 और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मेंबर का अपॉइंटमेंट अगर कोई दूसरा करता है, तो भी आपस में ये लोग क्या कहलाएंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो 5 चीजें मैंने बताई अब तक। एंटरप्राइजेस एक दूसरे में 26% से अधिक का कंट्रोल वोटिंग पावर रखते हों, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, याद आया। एक पर्सन या पर्सन्स, 2 या अधिक इंटरप्राइजेस में 26% से अधिक का कंट्रोल रखते हैं, तो वो सारे इंटरप्राइज आपस में एसोसिएट इंटरप्राइज। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट, जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है, टोटल एसेट्स का 51% से अधिक का फाइनेंस किसी दूसरे इंटरप्राइज ने किया हो, किसी के लोन का कम से कम 10% या उससे अधिक का गारंटी किसी दूसरे इंटरप्राइज ने दी हो, किसी एक इंटरप्राइज के 50% से अधिक का डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कोई दूसरा करता हो, या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोई एक या उससे अधिक एग्जीक्यूटिव मेंबर एक या अधिक का अपॉइंटमेंट कोई दूसरा करता हो, तो भी ये लोग आपस में एसोसिएटेड इंटरप्राइज कहलाएंगे। पॉइंट नंबर 6, अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ 2 डिफरेंट एंटरप्राइज बाय द सेम पर्सन। ठीक है, इसी को ही थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। मान लेते हैं मिस्टर एक्स है, वो 2 अलग अलग कंसर्न है, एंटरप्राइज 1 और एंटरप्राइज 2। यहां पर भी वो 50% और मोर देन 50% डायरेक्टर और मोर देन 50% डायरेक्टर अपॉइंट करता है, तो ये दोनों लोग आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो जाएंगे। या फिर एक्स इसमें एंटरप्राइज नंबर 1 में केवल किसी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करो और वहां मोर देन 50%, एक्स एंटरप्राइज नंबर 1 में किसी एक एग्जीक्यूटिव मेंबर का अपॉइंट करे और एंटरप्राइज 2 में मोर देन 50%, तो भी काम चल जाएगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन। ये था आपका पॉइंट नंबर 6। 7th क्या कहता है, जरा ढंग से सुनो। टोटल 13 है, हाफ हो गया लगभग। एंड डिपेंडेंसी ऑन इंटेंजिबल। ओके 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 ओके, डिपेंडेंसी ऑन इंटेंजिबल का क्या मतलब है? ये एंटरप्राइज 1 है, ये एंटरप्राइज 2 है, इसके पास कोई आईपीआर है, आईपीआर करें, इसके पास कोई इंटेंजिबल एसेट है, मैं मान लेता हूं कोई पेटेंट है, और यहां एंटरप्राइज 1 एक फार्मा कंपनी है। अब इस फार्मा कंपनी को इस सामान को, इस दवा को बनाना है, इसने पेटेंट इससे लिया। अब देखो ना, 100% ये फार्मा कंपनी डिपेंड है इस कंपनी के लाइसेंस पर, 100%। तो इस केस में कहा जाएगा ये दोनों आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं। मान सकते हैं एंटरप्राइज नंबर 1 के पास एक एंटरप्राइज 3 का भी लाइसेंस है, तो अगर ये दोनों एंटरप्राइज एसोसिएटेड हैं, तो मेरे हिसाब से ये दोनों भी क्या होंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइज। क्योंकि इसका 100% एंटरप्राइज 1 के पास इंटेंजिबल एसेट को यूज करने का पावर है, या पेटेंट ले रखा है, या कॉपीराइट ले रखा है। इसी तरह एंटरप्राइज 2 से भी उसने ऐसे ही पेटेंट यूज करने के लिए ले रखा है। इज इट क्लियर? तो अगर ये कहा जाए, चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, डिपेंडेंसी ऑन सप्लाई इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सेम इसी तरह पॉइंट नंबर 8 है कि अगर एंटरप्राइज 1 है, ये एंटरप्राइज 2 है, 90% और मोर रॉ मटेरियल के लिए कोई अगर दूसरे पर डिपेंडेंसी रखता है,
देखो अपने इनपुट्स पर, इनपुट्स बोल दें ज़्यादा बेटर है, 90% or more of raw material and consumable inputs for the manufacturing or processing of the goods or article business carried out by one enterprise are supplied by other enterprise. Both of these two are to be known as associated enterprise. Whether the prices and other condition relating to the supply are influenced by such other enterprise, छोड़ देते हैं, केवल इतना ही समझना है, ये दोनों आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहलाएंगे। कितनी जल्दी हो गया, नहीं 9th पर आ गए, टोटल 13 है। दिस इज योर 9th सिचुएशन, इन टोटालिटी 13 सिचुएशंस आर देयर। पहला एंटरप्राइज का 26%, दूसरे एंटरप्राइज का 26% से अधिक वोटिंग पावर, किसी पर्सन का दो एंटरप्राइजेस में वोटिंग पावर 26% से अधिक, किसी की टोटल बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स का 51% से अधिक का लोन या एडवांस कोई एक देता है, 10% से अधिक की गारंटी कोई लेकर के दिया है, इंटेंजिबल एसेट्स का यूज़ करना, और 90% से अधिक का कंज्यूमेबल। एक पॉइंट और छोड़ रहा है, डायरेक्टर के 2 पॉइंट डायरेक्टर के थे, ठीक है ना, कि अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज के मोर देन 50% से अधिक के डायरेक्टर, मोर देन 50% से अधिक के डायरेक्टर अपॉइंट करता है, या किसी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव मेंबर का अपॉइंटमेंट करने का पावर रखता है, तो वो भी कहलाएगा। अगर कोई पर्सन किसी दो एंटरप्राइजेस में सेम इसी तरह का पावर रखे तो भी वो एंटरप्राइजेस आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएंगे। पॉइंट नंबर 9, dependency on sale. The goods or article manufactured or processed by one enterprise are sold to the other enterprise or to person specified by the other enterprise. Okay, परचेस से रिलेटेड था, अब सेल से रिलेटेड। एंटरप्राइज 1 एंटरप्राइज 2 को सेल करता है, सेल ओनली टू, तो इस केस में भी ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। सर अब समझ में आ गया है, छोटी छोटी बातें। 10th, where one enterprise is controlled by an individual and the other enterprise is also controlled by such individual or his relative, okay, or jointly by such individual and his relative. एंटरप्राइज 1 है, इसको कोई इंडिविजुअल कंट्रोल करता है। एंटरप्राइज 2 है, इसको भी कोई इंडिविजुअल कंट्रोल करता है, और आपस में ये दोनों रिलेटिव्स हैं, तो ये दोनों भी आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज। मान लो मेरा भाई कोई बिजनेस चला रहा है, ये मेरा भाई, ये मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों एंटरप्राइज आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो गए। बट ऑब्वियस है भाई, सोचना क्या है इसमें। अच्छा, पॉइंट नंबर 11 खत्म होने वाला है। कंट्रोल्ड बाय एचयूएफ, सेम यही चीज क्या सर जी, आप भी ना, ये एंटरप्राइज 1 है, इसको एक एचयूएफ कंट्रोल करता है, और एक इंडिविजुअल है, ये एंटरप्राइज 2 को कंट्रोल करता है, ये इस एचयूएफ का मेंबर है, तो ये दोनों भी आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज मान लिए जाएंगे। अरे हाँ भाई, मेरी फैमिली है, वो कोई बिजनेस करती है, मैं भी कोई बिजनेस करता हूं, तो ये दोनों बिजनेस आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएंगे। क्या बात है सर। होल्डिंग इन अ फर्म, association of person or body of individual, where one enterprise is a firm, association or body of individual, the other enterprise holds 10% or more interest in firm, HUF or BOI। 10% से अधिक, यहाँ कंपनी नहीं है, कंपनी है तो 26%। where one enterprise is a firm, association of person or body of individual, the other enterprise holds 10% or more interest in firm, HUF or AOP, BOI। 10% बस। तो अगर किसी फर्म में, एओपी में, बीओआई में कोई दूसरी एंटरप्राइज 10% से अधिक का इंटरेस्ट रखती है, तो वो भी आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएंगे। म्यूचुअली इंटरेस्ट रिलेशनशिप देयर एग्जिस्ट बिटवीन टू एंटरप्राइज, एनी रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एज में बी प्रेस्क्राइब। तो इसके लिए इंक्लूसिव पार्ट छोड़ दिया गया है, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा गो टू रूल्स। चलो भाई एक बार अब देखते हैं डिम्ड एंटरप्राइज, डिम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज दूसरे में 26% या अधिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली,
एक पर्सन दो में 26% से अधिक का वोटिंग पावर रखता है तो दोनों आपस में एसोसिएट इंटरप्राइज। एक की टोटल एसेट्स का 51% कोई दूसरा एंटरप्राइज लोन या एडवांस देता है, या एक के लोन का 10% से अधिक की गारंटी कोई दूसरा एंटरप्राइज देता है। एक एंटरप्राइज के डायरेक्टर्स 50% से अधिक के डायरेक्टर दूसरा कोई एंटरप्राइज कंट्रोल करता है या 26% या एक या अधिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मेंबर को कंट्रोल करता है, हटाने का अपॉइंटमेंट करने का काम कोई दूसरा करता है। या एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो दो एंटरप्राइजेस के 50% से अधिक के डायरेक्टर को हटाने और रखने का काम करता है, या किसी एक में एक से अधिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मेंबर को हटाने का काम कर सकता है, रखने का काम कर सकता है, तो दूसरे में 50% से उससे अधिक, या कोई भी एक सिचुएशन हो, बात खत्म। या कोई इंटेंजिबल एसेट है जिसका 100% यूज़ हम ही करते हैं और दूसरा एंटरप्राइज हमको वो इंटेंजिबल एसेट्स या वो फ्रेंचाइजी लाइसेंस फीस फॉर्मूला हमको बता कर रखा है, कॉपीराइट यूज़ कर रहा हूँ मैं उसका, ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा हूँ, तो वो हमारा कहलाएगा एसोसिएटेड इंटरप्राइज। इंटेंजिबल एसेट्स का हो गया। अगर डिपेंडेंसी है परचेज पर, अगर हम रॉ मटेरियल वगैरह एक ही 90% से अधिक का रॉ मटेरियल किसी एक जगह से बाय करते हैं तो वो हमारा एसोसिएटेड इंटरप्राइज हो गया। अगर हमारा सारा का सारा सामान कोई सेल कर जिसको हम सेल करते हैं वो किसी एक ही इंटरप्राइज को या उसके कहने पर किसी दूसरे को हम सेल करते हैं तो वो भी हमारा आपस में एसोसिएटेड इंटरप्राइज हो गया। हाँ या ना? अच्छा, एक इंडिविजुअल है वो कंट्रोल करता है, दूसरा इंडिविजुअल दूसरे को कंट्रोल करता है, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल हैं, अलग अलग इंटरप्राइज को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये दोनों इंडिविजुअल आपस में रिलेटिव्स हैं। एक एंटरप्राइज एचयूएफ कंट्रोल करता है, एक एंटरप्राइज एक इंडिविजुअल कंट्रोल करता है, लेकिन ये इंडिविजुअल इस एचयूएफ का मेंबर है, तो आपस में ये लोग एसोसिएटेड इंटरप्राइज हो जाएंगे, एसोसिएटेड इंटरप्राइज की। और लास्ट मैंने बोला कि अगर जैसा कि रूल्स बनाए गए हों उसके अंदर आएंगे तो भी वो एसोसिएटेड इंटरप्राइज कहलाएंगे। इज इट क्लियर? ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अभी मैं ये पॉइंट जो है ये ख़त्म करता हूँ। मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज ये इसलिए मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे ये करना नहीं था, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आज भी और लास्ट सेशन में। एंटरप्राइज का मतलब वही परचेज सेल वगैरह सारी चीज़ें। तो अगर कोई बंदा इन्वॉल्व है, अ पर्सन कोई भी हु इज और हैज़ बीन और प्रपोज टू बी इंगेज इन एक्टिविटी, तो इसमें इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व होगा relating to the production, storage, supply, distribution, acquisition or control of article or goods, know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee, business or such type of commercial rights, data, documentation, drawing, specification। ओहो, ये सारे लोग इंटरप्राइज में शामिल होंगे। या सर्विसेज देने से रिलेटेड किसी भी तरह से, ये सारे इंटरप्राइज की ही डेफिनेशन में आएंगे। whether such activity or business is carried on directly by one or more of its units or division or subsidiary, चाहे सेम प्लेस पर लोकेटेड हों या अलग अलग प्लेस पर लोकेटेड हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर एक एंटरप्राइज वो होता है जहां पर कोई पर्सन परचेज, सेल, स्टोरेज, डॉक्यूमेंटेशन, सर्विसेज, लैंडिंग, बोरोइंग कुछ भी करता है, चाहे वो किसी एक प्लेस से होकर करे या डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर रजिस्टर होकर करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंटरप्राइज। नेक्स्ट सेशन में जब हम आपके साथ मिलेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ करेंगे, और ये इस चैप्टर की जान है। इस चैप्टर की दो ही चीज़ें जान है। पहला, आपको ये समझ में आना चाहिए कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज किसको कहते हैं। दूसरा, आपको ये समझ में आना चाहिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किसको कहते हैं। जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन समझ में आ जाएगा, ये भी वही है जो हम बता चुके हैं। मीन्स इन आर वेरी नेक्स्ट सेशन अगेन व्हेन आई विल डिस्कस दिस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डेफिनेशन 92B, you will feel that I have already told it to you while taking the definition of transfer pricing under section 92 as well under the section under the definition of enterprise. You will feel that I am just going to repeat those sentences again, but yes, it will be seen by us in our very next session. And again we have to consider, yes, deemed international transaction just like your deemed associated enterprise. तो उसी तरह से आपको कवर अप करवाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये जो चार्ट है ना आपका, ये इंटरप्राइज ज़्यादा टफ नहीं है। मीन्स मैं जब इसके बारे में बताऊंगा तो अभी आपको देखने से थोड़ा बीपी हाई होगा, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो दैट इट विल क्रिएट एनी प्रॉब्लम टू एनी वन ऑफ यू। बिल्कुल ईजिली तरीके से हो जाएगा ये चीज़, बस आपको मेन हेडिंग्स तैयार रखें बस। नेक्स्ट सेशन में हमारा पर्पज रहेगा हम आपको यहां तक तो पढ़ा ही दें, ये 92C उसके नेक्स्ट सेशन में, यानी मेथड्स जो हम जानेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग के, यानी हमारा नेक्स्ट सेशन में जो टारगेट रहेगा आपको सेक्शन 92B
आज हम लोगों ने 92A एसोसिएटेड इंटरप्राइज और डीम्ड एसोसिएटेड इंटरप्राइज दोनों चीज़ें देखी। इसी तरह नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन दोनों के बारे में बात करेंगे 92B, और साथ ही साथ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस क्या हमारे ट्रांसफर प्राइसिंग में कवर होते हैं, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग में तो ये बताया गया है ना कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। क्या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस कवर होंगे? तो कहा गया स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस कवर होंगे, नॉट डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन बट स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस कवर होंगे। तो इनको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, अभी कोई चिल्लम चिल्ली करने की कोई जरूरत न हो। नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।